तो बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि KVS TRE 2 के लिए जो टायर 2 है, उसके लिए मैं आप लोगों को विजुअल आर्ट्स और योगा के भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये विजुअल आर्ट की क्लास है और इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी मैंने NCERT से प्रिपेयर की है। NCERT से जो मैंने अपने लिए नोट्स बना रखे थे अपने पढ़ने के लिए, उन नोट्स से ही मैंने ये PPT तैयार की है। तो पूरा का पूरा NCERT इस वाली जो वीडियो है इसमें 3 to 5 में जो भी विजुअल आर्ट से रिलेटेड टॉपिक हैं वो मैं दे दूंगा। उसके बाद में भी 1 या 2 वीडियोस और आएंगी विजुअल आर्ट और योगा की। उसमें जो अपर क्लास है, जो 6 to 8th में जितना भी विजुअल आर्ट का पार्ट है वो मैं दे दूंगा। और अगर आपने EVS की अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो आप EVS की या 6 to 8th साइंस की वो सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए चैनल पे, वो सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे नोट्स की प्रॉपर PDF आपको मिल जाएगी। और जितना भी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो, विजुअल आर्ट हम लोग जो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले विजुअल आर्ट की जब हम बात करते हैं तो तैयारी कहाँ से करनी है, ये वही NCERT 3 to 5 में है। अगर आप 3 to 5 पढ़ सकते हैं NCERT तो ये आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में सब है, जितना भी 3 to 5 में NCERT में है वो है। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं 6 to 8th के बीच की जितनी भी चीज़ें हैं विजुअल आर्ट की, एकदम कंसाइज करके जितना डाटा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। NCERT से अगर बनेगा तो इतने से ही बनेगा, जो मैं 4-5 वीडियोज़ आपको दूंगा उसी से बनेगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। और NCERT के बाहर से, जब अगर NCERT के बाहर का है तो फिर वो कहीं से हो सकता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि विजुअल आर्ट है क्या। तो विजुअल आर्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं होती है। विजुअल आर्ट का मतलब वो सारी आर्ट्स होती हैं जो हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है, और जो क्रिएटिव आर्ट्स होती हैं और डांस हो गया, ये सारे के सारे विजुअल आर्ट के पार्ट होते हैं। ये दिया है NCERT में, वहीं से मैंने उठा के लिख दिया है, बस ये समझ लीजिए आप। फिर आगे होता है कि शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ये पेडागॉजिकल अप्रोच है जो NCERT में दिया हुआ है, शिक्षण शास्त्रीय बिंदु दिए होते हैं उसमें, उसमें से ये उठाया है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर विजुअल आर्ट का कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक विजुअल, तो उसमें जब है तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में मदद करेगा कि इस तरीके से हो सकता है कि विजुअल आर्ट के शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो उसमें से जिम्मेदारी में क्या होती है, कक्षा का वातावरण सबसे मेन चीज़ होती है। क्या होना है, सबसे पहले बच्चों को आराम से बैठने दो और काम करने के लिए पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। कि अब अगर बच्चा ड्राइंग बना रहा है तो उसके पास में स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक बेंच पे बैठा हुआ है और उसी पे उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा काम करना है, या क्ले का काम, अगर मिट्टी का काम हो रहा है तो बेंच पे वो कर रहा है, तो उसको पर्याप्त स्पेस होना चाहिए जिसमें वो अपना पूरा का पूरा काम कर पाए। ठीक है, पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था कक्षा में होनी चाहिए। और वेंटिलेशन, हवा का प्रवाह, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कि कक्षा में रोशनी और हवा दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। फिर आगे होता है कि डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड इस तरीके का एक बोर्ड होता है जो स्कूल में लगा होता है, जो क्लासरूम में भी लगा होता है, वरना प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चों ने कलाकारी करी है उस कलाकारी को यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे बच्चों को मोटिवेशन होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 4th क्लास में था तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी बड़ी सी। तो वो मैंने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को दी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये मैं अपने घर लेकर के जाऊँ या यहाँ लगा दूँ कॉलेज में। तो मैंने कहा जैसा मैम आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने मुझसे कहा था घर लेके जाऊँगी तो सिर्फ डॉक्टर साहब देखेंगे, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, और कॉलेज में लगाऊंगी तो सारे बच्चे देखेंगे, सारे बच्चों के पेरेंट्स देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, स्कूल में लगवा दीजिए। तो उन्होंने वो डिस्प्ले बोर्ड पर लगाई थी और मेरे क्लास के बच्चे देख देख के कहते थे कि हाँ ये आश्रय ने बनाई है, आश्रय ने बनाई है। तो मुझे खुद मोटिवेट फील होता था और बाकी बच्चों को भी होता था। तो बाकी बच्चों ने भी फिर बहुत सारी ड्राइंग बनाई कि हाँ मेरी भी डिस्प्ले बोर्ड पे लगेगी, मेरी भी डिस्प्ले बोर्ड पे लगेगी। तो ये डिस्प्ले बोर्ड होता है, ये क्यों होता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होता है। और बच्चों की जो अच्छी ड्राइंग हो, जो अच्छा काम बच्चे करें, उसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएं, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, जिसका लगा है वो भी मोटिवेट होता है, और प्लस जो अदर बच्चे होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ ठीक है मैं भी अच्छी ड्राइंग बनाऊंगा, मेरा भी डिस्प्ले बोर्ड पे लगेगा। ठीक। और इसको रेगुलर चेंज करते रहिए कि किसी एक बच्चे का लगा है 1 महीने के लिए, फिर उसको बदलिए, कोई दूसरी ड्राइंग लगाइए, क्योंकि दीवार पे पेंट तो है नहीं, आसमान तो है नहीं, हमेशा नीला रंगा रहेगा। तो इसको चेंज करते रहिए। ये 3 काम होते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे करने लायक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, बच्चों की मौलिकता। मौलिकता ये एक आर्ट एजुकेशन का सबसे मेन पॉइंट होता है कि बच्चों की जो ओरिजिनलिटी है, ठीक है, जो मौलिकता है उनकी, वो बची रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि एक हाथी बनाओ तो अब हाथी आप अपने हिसाब से आपने जो हाथी बना दिया, बच्चे वही हाथी बनाए। हो सकता है कि बच्चों को दुनिया को देखने का नज़रिया एक अलग होता है ना, तो बच्चों की मौलिकता को प्रवाहित करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए बच्चों की मौलिकता को, और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके काम में ओरिजिनलिटी और उनकी मासूमियत झलकने दें, कि बच्चों को बच्चा रहने दें, बच्चों को बड़ा ना बनाएं।
ठीक है, कि परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, बच्चों की एजुकेशन में परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, उनकी ओरिजिनलिटी ज़रूरी है, बच्चों की क्यूरियोसिटी ज़रूरी है, बच्चों का ब्रेन स्टोर्मिंग ज़रूरी है, बच्चे सोचें, बच्चे सोचें, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे सही सोचें। कि अब आप चाहते हैं कि एक बच्चा फिलॉसफी की तरह सोचे, कि 40 साल का इंसान जिस तरीके से सोचता है, वो जिस तरीके से दुनिया देखता है, बच्चे उस तरीके से देखें, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों की मौलिकता को हमें पूरी तरीके से प्रोत्साहित करना है। फिर आगे आता है, सिर्फ कॉपी ना कराएं, कि कोई भी चित्र जो है, अब जैसे ये आपने पेड़ बनाया, आपने बच्चे से कहा बच्चों पेड़ बनाओ, तो हो सकता है कि कोई बच्चा पेड़ इस तरीके से बनाए, है ना। किसी बच्चे ने पेड़, अब किसी ने नारियल का ही पेड़ देखा है, आम का पेड़ नहीं देखा है, तो वो बच्चा पेड़ को इस तरीके से बनाएगा। अब आप कहोगे कि नहीं, ये पेड़ गलत है, ये नारियल का पेड़ जैसे हो गया, तो आप कहोगे कि नहीं, ये पेड़ नहीं बनाना है, आम का ही पेड़ बनाना है। तो बच्चे जिस चीज़ को अपने परिवेश में देखते हैं, उसी चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं। अगर आप बच्चों की चिड़िया की बात करेंगे, तो बचपन में मैं चिड़िया ऐसे बनाता था अपनी पेंटिंग में, पहाड़ ऐसे बनाता था, और इन पहाड़ के बीच में यहाँ से सूरज निकलता था। तो बच्चे जिस चीज़ को देख रहे हैं, बच्चे विजुअलाइज उसी चीज़ को कर पाएंगे। तो पहली बात मौलिकता, दूसरी चीज़ कॉपी नहीं कराना है बच्चों को किसी भी चीज़ को, उनको क्रिएटिविटी, उनकी खुद की क्रिएटिविटी को रहने देना है। ठीक है, ऐसी गतिविधियाँ कराओ जहाँ बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें, अपने आइडियाज़ पे विचार करें। बच्चों से ये कहना है कि पेड़ बनाओ, लेकिन बच्चों से ये नहीं कहना है कि हरे कलर का पेड़ बनाओ। बच्चों ने पेड़ बनाया, ये बैंगनी कलर भरा उसने उसने हो सकता है अपने घर की किसी पेंटिंग में कोई पेड़ देखा हो, वो उसको याद आया हो सकता है उसने कोई कार्टून देखा हो, उस कार्टून का कोई पेड़ उसको याद आया हो, तो उसने वो बनाया हो। तो बच्चों को खुद के आइडिया पे विचार करने देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, कक्षा में स्वच्छता। स्वच्छता तो हमेशा हमको ध्यान रखनी होती है, और खासकर जो हमारी आर्ट क्लासेस होती हैं, उसमें हमें स्वच्छता की विशेष ध्यान रखनी होती है। जैसे काम करने के बाद में सफाई करना, कि अगर पेपर आर्ट आप बता रहे हैं, पेपर कटिंग आर्ट बता रहे हैं, तो कागज़ के टुकड़े फैले हुए हैं क्लास में, वो उनकी सफाई करवाना। या अगर आप क्ले से कुछ बनवा रहे हैं, तो मिट्टी फैली हुई है, उसको सफाई करवाना। या ड्राइंग करवा रहे हैं, तो कलर फैले हुए हैं, उनको सबको स्वच्छता कराना। जो सामग्री आपने उठाई है, उसको वापस उसकी सही जगह पर रखना। आर्ट मटेरियल की केयर एंड रिस्पेक्ट करना, ये देखभाल और सम्मान, सामान जो भी हमारा मटेरियल है उसकी केयर एंड रिस्पेक्ट करना। पेपर कटिंग आदि के कचरे को डस्टबिन में डालना, ये स्वच्छता की आदतें हैं जो बचपन से लगती हैं। अगर कोई बचपन से स्वच्छता की आदत, हाइजीन डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ज़िंदगी भर हाइजीन डेवलप नहीं हो पाती है। फिर माता पिता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, ये हर क्लास के लिए ज़रूरी है। कि अगर ज़रूरी नहीं है कि विजुअल आर्ट के लिए ही ज़रूरी है, विजुअल आर्ट के लिए तो है ही ज़रूरी, बाकी भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि घर पर बच्चे जो गतिविधियाँ करते हैं, वो अपनी माता पिता के सामने ही करते हैं, माता पिता की उपस्थिति में ही वो बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं। आप, एक शिक्षक हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन माता पिता जो है वो एज अ शिक्षक, एज अ मतलब जो सोसाइटी होती है, वो एज अ शिक्षक वहाँ पे काम कर सकता है, बच्चों को देख सकता है। तो माता पिता को बच्चे की लर्निंग और प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या है माता पिता को इन्वॉल्व करने का? इसका सिर्फ एक इन्वॉल्व वो लक्ष्य होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी सीसीई पे बात करती है, वो भी हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करती है। कि ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ गणित करना जानता है, मैथ तो उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद में हिंदी लिख ही नहीं पा रहा है। तो हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। या फिर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन उसका जो सोशल जो है स्ट्रक्चर है, वो जीरो है, वो लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है, सब्जी वाले से किस तरीके से बात करनी है, किससे क्या बात करनी है ना। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है। या कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो गेम के मामले में एकदम नीरस है, उसको गेम समझ में नहीं आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चे को मौका पूरा देना है। बच्चे को ये तय करने दो कि बच्चा क्या करना चाहता है अपने जीवन में। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए माता पिता की ज़रूरत है। और यहीं पे हम लोग एक वो भी बनाते हैं जो पेरेंट टीचर ग्रुप होता है ना। पीटीएम जो होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो होती हैं, वो भी इसी के लिए होती हैं, ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसकी जानकारी उसके घर वालों को तक पहुंच पाए। फिर ट्रेसिंग क्या होता है? ट्रेसिंग ऐसी आर्ट होती है जहाँ पे आप ऐसे कुछ लिख देते हैं और बच्चा इसके ऊपर पेंसिल चलाता है, इसके ऊपर पेंसिल चलाता है, तो ये ट्रेसिंग होती है। और भी बाकी अदर आर्ट भी मैंने ऐड की हैं, बाकी जो जिस तरीके की होती हैं। चित्र या अक्षर को ट्रेस करता है, ट्रेस करता है मतलब दोहराता है। आपने ऐसे डॉटेड वाली कॉपियाँ देखी होंगी, जो ऐसे डॉटेड कॉपियाँ होती हैं, छोटे क्लास में बच्चे के लिए होती हैं। फिर बच्चा अपनी पेंसिल से इनको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ता है, तो ये ट्रेसिंग होती है। ये ट्रेसिंग किस लिए ज़रूरी होती है? जो आर्म मूवमेंट होता है उसके लिए, और जो पेंसिल की ग्रिप होती है इसके लिए। अच्छा, आर्म मूवमेंट जो होता है ये हमारा ग्रॉस मोटर, GROSS, ग्रॉस मोटर एबिलिटी में आता है। ठीक है, और जो हमारा पेंसिल पकड़ना होता है ये हमारा फाइन मोटर एबिलिटी में आता है। ये हमारा स्थूल गतिक कौशल है, स्थूल गतिक कौशल होता है, और ये हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। इस चीज़ को याद रखना आ सकता है, मतलब नहीं भी आता है अगर आपको ये ट्रेसिंग के बारे में पूछ दिया जाए, क्योंकि
पता नहीं है डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछेंगे, हो सकता है वो 5 नंबर में डिस्क्रिप्टिव में यही पूछ लें कि एक कक्षा 3 से 5 में बच्चे को पढ़ाने के लिए आर्ट में किस किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, या बच्चे को किस किस तरीके से आर्ट सिखाया जा सकता है। तो उसमें अगर आप ट्रेसिंग लिखते हैं और ट्रेसिंग में आप ये लिख देते हैं स्थूल गतिक कौशल का विकास करता है, सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास करता है, तो यकीन मानिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर आपको सिर्फ ये बात लिखने के मिल जाएंगे कि हाँ आपको ये पता है कि ग्रॉस मोटर एबिलिटी क्या होती है और फाइन मोटर एबिलिटी क्या होती है। तो जब हाथ के मूवमेंट, शरीर के किसी बड़े भाग का मूवमेंट आता है तो वो स्थूल मोटर कौशल में आता है, और जो छोटे छोटे बात आती हैं जैसे चुटकी से कुछ पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, तो ये हमारा किस में आता है, ये फाइन मोटर स्किल में आता है, फाइन मोटर स्किल में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग तब होता है जब किसी एक आकृति के ऊपर हम दूसरी आकृति को रखते हैं, ये क्या होता है, ये ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक, ओवरलैपिंग किस लिए ज़रूरी होती है? नए आकार बनाने में मदद करती है। जैसे हमने एक ये गोला और इसके ऊपर एक ये गोला, इसको हमने रखा तो ये बीच में एक ये आकृति बनी, तो बच्चा इस आकृति को देखेगा तो इसके लिए ये नई आकृति एक बनती है और नया कलर भी बन गया। जैसे ये ब्लू कलर था, ये येलो कलर था, लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं प्लास्टिक की जो ब्लू और येलो कलर की, उनको एक दूसरे के ऊपर रखता है तो बच्चे को नया कलर भी दिखाई देता है। ठीक है, नए कलर बनाने में मदद करता है, नए आकार बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसी कक्षा 3 में एक लास्ट में इसकी स्टडी पॉइंट था, उसमें ये लिखा हुआ था कि घाटम क्या होता है। घटम, तो घटम क्या होता है, एक घड़ा होता है। पुराने समय में क्या होता है, घड़ा होता था, इस घड़े को बजाने का काम किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस पे ऐसे उंगलियां मारी जाती हैं तो इसमें से टन 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 की आवाज़ निकलती है, तो इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है किसको, घटम को। तो ये घटम होता है, घटम आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिर पैडागॉजी के इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चित्र बनाना कैसे सिखाएंगे बच्चे को। तो सबसे पहले हम बच्चे से कहेंगे कि भैया कल्पना करो तुमने जो चीज़ देखी है। अब जैसे हमें पेड़ बनाना बताना है बच्चे को, तो हमने बच्चे से कहा कि एक पेड़ बनाना है आज, ये हमारा पहला चरण हो गया। फिर हमने कहा आंखें बंद करके पहले पेड़ सोचो कैसा, तुम्हें पेड़ कैसा दिख रहा है। तो हो सकता है किसी बच्चे को पेड़ पौधे की तरह दिख रहा हो, घास ही दिख रही हो, कोई इस तरीके का पेड़ विजुअलाइज कर रहा हो अपने दिमाग में बड़ा सा, कोई नारियल का पेड़ विजुअलाइज कर रहा हो, है ना, ये पेड़ के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कल्पना करो। फिर उसके बाद में जो छिपे हुए बेसिक आकार होते हैं कि हाँ कैसे पेड़ बनाओगे, तो बच्चा बताएगा पहले हम ऐसे तना बनाएंगे, फिर ऊपर ऐसे ऐसे झाड़ी बनाएंगे। ठीक है बच्चों को, और फिर उसके बाद में उन आकारों को पेपर पर ड्रॉ करवाओ। ठीक, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है ड्राइंग सिखाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आकार विधि, शेप मेथड का होता है कि जैसे हमें हाथी बनाना बताना है, किसी बच्चे को ये हाथी बनाना बताना है, तो हमने बच्चे से कहा कि देखो हाथी में क्या है, देखो बेटा ये एक गोला दिख रहा है, एक ये गोला दिख रहा है, ये दिख रहे हैं पैर इसके चौकोर चौकोर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इमेज का जो उसमें जो शेप होते हैं वो विजुअलाइज करके बच्चा पहले शेप ड्रॉ करता है। तो ये देखो हाथी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल शेप हाथी वाला आ गया कि नहीं आ गया। तो आकार ड्रॉ करने के बीच की जो ओवरलैपिंग होती है लाइंस को मिटा देता है। फिर लाइन को मिटा दी जाती है। जैसे ये जितनी भी ये लाइन है, ये बीच वाली जो ओवरलैप कर रही हैं, इनको मिटा दोगे तो तुम्हें एकदम विजुअलाइज होगा कि हाथी, हाँ ये वाली लाइनें मिटा दो, ये वाली लाइंस मिटा दो, तो हाथी बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शेप मेथड कहते हैं। फिर इसी में एक चीज़ आती है पैटर्न, किसे कहते हैं। पैटर्न तब कहते हैं जब कोई भी एक शेप लगातार रिपीट हो रही होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। ये पता नहीं होता है बच्चों को, क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैटर्न, समझ में नहीं आता पैटर्न क्या होता है। तो इस चीज़ को याद रखो, व्हेन द शेप्स आर रिपीटेड, व्हेन शेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन दे क्रिएट अ पैटर्न। और इसी को टाइल भी बोलते हैं, यही हमारे टाइल भी बनाते हैं। टाइल्स भी कैसे बनती है, पैटर्न होता है टाइल्स में भी, इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, फिर अच्छा ख़त्म हो गई, चलो ये वीडियो ख़त्म हो गई। अब इसका पार्ट 2 जो है वो शाम तक आ जाएगा, क्योंकि देखो होली है तो थोड़ा सा हम भी बिजी हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये जो अभी मैंने पढ़ाया है ये अभी के अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पीपीटी तुम लोगों के साथ में, वहाँ से पढ़ लो। और बाकी अगर कोशिश करो तो एक रजिस्टर ले लो और हैंड रिटन नोट लिख लो, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना पीपीटी तो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक वाइक कर दो, कमेंट कर दो। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो, नई क्लास किसी चीज़ की चाहिए तो कमेंट कर दो। बाकी इसका पार्ट 2 और 3 जो भी पार्ट आगे हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट हो, जितना भी मतलब हो सकता है। नहीं तुम लोगों को याद रहेगा कि मैंने पढ़ा है, कम से कम ये तो याद रहेगा कि हाँ किसी ने नोट्स दिए थे, बहुत अच्छे विजुअलाइज नोट्स थे उनके। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, और जो भी आगे भी जो वीडियो आएंगी वो छोटी छोटी आएंगी। मैं थोड़ा बोलता तेज हूँ, तुम लोगों को 2x करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, और
कर दो बस। ऑल द बेस्ट है तुम लोगों को KVS इसके TRE 2 के लिए, टियर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, और बाकी हैप्पी होली, खूब मज़े से कलर खेलना।